नमस्कार, मेरा नाम प्रसून शाही है। मैं एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली मैं एक प्राणिक हीलर हूँ और साथ ही साथ एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूँ। मैं प्राणिक हीलिंग एक थेरेपी है और न्यूरोथेरेपी अलग एक थेरेपी है। इन दोनों थेरेपीज़ में मैं काम कर रहा हूँ और मैं विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करता हूँ और ये एक अल्टरनेट थेरेपी है जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आपने मुझे यहाँ अपने टॉक शो में बुलाया, हमको बहुत खुशी है इस बात की। ये बहुत अच्छा टॉक शो है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। आपका जो ये शो है ये एक रिलेशन बेस्ड और जो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं चल रही हैं, उनके समाधान के हेतु हम और क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, उस पर हम उन सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं। ये एक सॉल्यूशन बेस्ड टॉक शो है और हम दर्शकों का भी और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी अपने सुझाव दें, अपने कमेंट्स में बताएं कि और हम क्या कर सकते हैं। समाज में बहुत सारी बुराइयां भी चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं जिनके हम सलूशन के लिए एक अल्टरनेट वे क्या है, उसका क्या हम समाधान निकाल सकते हैं, उस पर एक हम उसकी संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। और हाँ तो सर, आप कुछ कह रहे थे। अभिषेक जी, एक सीरियस बात मैं करना चाहता हूँ जी कि कुछ कानूनी पहलुओं पर विचार कर लें हम। एजुकेशन से संबंधित कुछ कानून बने हैं। मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि कानून अच्छा है या बुरा है, क्या है, लेकिन उसका जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है उस पर मैं विचार करना चाहता हूं कि एक कानून बना है कि आप स्कूल कॉलेज में किसी बच्चे को फिजिकली दंडित नहीं कर सकते, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये कानून है अभी। हाँ है। जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूलों की बात कर रहे हैं, टूट जाया करते थे तो वो डंडे टूटना तो दूर की बात है। हमारे आचार्य जी जो पढ़ाते थे स्कूल में, उनकी टेबल पे एक छड़ी रखी रहती थी। हाँ, वही छड़ी की बात कर रहा था। वो छड़ी जो रखी रहती थी, उस छड़ी का रखना ही हम लोगों को अनुशासित कर गया। हम लोग अनुशासन में रहते थे उस छड़ी के खौफ से। डर था। हाँ, मार पड़े चाहे न पड़े, उस छड़ी का रखना ही, उसका खौफ ही इतना था कि हम लोग, इतनी आज़ादी थी टीचर को कि किस लड़के को कब छड़ी देनी है वो दे देता था। या कोई परीक्षण देना है, किसी को मुर्गा बनाना है, किसी को क्लास में खड़ा कर देना है, किसी को बाहर कर देना है। लेकिन अब कुछ ऐसा कानून बन गया है कि ये सब प्रताड़ना में आ गया। प्रताड़ना में आ गया तो इसको बैन कर दिया गया। वो बैन करना, तो इससे बच्चों को फ्रीडम मिल गई। वो फ्रीडम जो है डिसिप्लिन को खा गया। आज बच्चे डिसिप्लिन में नहीं। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर अगेन उसी चीज को बोलूंगा। इसके लिए एक बात और है। दूसरी बात यह है कि जो एक मोबाइल की आजादी मिल गई बच्चों को, और स्कूल ने ही इसको प्रमोट किया। स्कूल ने बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन कर दिए। स्कूल ने अब ऑनलाइन क्लास होने की वजह से क्या हो गया है कि बच्चों को घर में बैठ के मोबाइल चाहिए, मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अब वो मोबाइल हाथ में देना सारे संस्कार खा गया। सर, वो ऑनलाइन क्लास के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम ज्यादा चलता है। जी, तो अब जो है, जो बच्चों को दंडित ना करना फिजिकली, वो संस्कार को, ये इसको खा गया, आपके डिसिप्लिन को, सारे अनुशासन को खा गया। और मोबाइल फोन जो है सारे संस्कार को खा गया। आज बच्चे हमारे जो है न संस्कारी है, वो भले 96%, 97%, 98% मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन उनके अंदर देखिए ना अनुशासन है, न संस्कार है, न बड़ों के प्रति सम्मान है, न अपने गुरु के प्रति सम्मान है। मुझे तो ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। चीज सर, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। कुछ चीजें बनी थी लॉकडाउन के लिए। जी, वो टेम्परेरी फेज था। वो एक टेम्परेरी फेज था। लॉकडाउन में भाई मजबूरी थी। फेज बना दिया। अब वो लॉकडाउन खत्म हो गया कि कई साल हो गए, उसके बाद अभी भी ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन तो ऑनलाइन आप जो होना नहीं चाहिए, फीस दे रहे हो, जो चीजें कर रहे हो, एक लड़के का माहौल बनता है जब वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है या जाती है, ठीक है, तो उनको एक माहौल मिलता है पढ़ने का। एक चीजें होती हैं, एक होता है ना कि माहौल ही चीजों को बनाता है। आपके घर में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट
एक ऑनलाइन एक लोग बैठ के पढ़ा रहे हैं और 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी किसके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है और हाँ कैसा वही नहीं। बात है, बच्चे यहाँ पढ़ पाए टीवी ना चल पढ़ रहा पाए है, हैं। वहाँ दादी की बातें चल रही हैं, यहाँ फलाने की बातें चल रही हैं, वहाँ काऊ किच, आप उसमें अपने बच्चों अब बच्चा ऑनलाइन प्रेजेंट है लेकिन वो पढ़ रहा है, लेक्चर पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपसे मतलब नहीं, उसकी अटेंडेंस हो गई। और टीचर वहां से तो नहीं गाइड कर सकते, नहीं कर मेरे हिसाब सकते। से कि वो अगले वाले को भी देख लेते थे, अच्छा तुम सुनो, अच्छा ये बताओ। देखिए जितने साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं उसका भरपूर फायदा हमारे समाज को उठाना चाहिए, लेकिन सोच समझ के कानून बनाना चाहिए, सोच समझ के। सोशल जब हमारे समय में जब हमारे मास्टर की छड़ी रहती थी, क्या उसमें पढ़ाई नहीं होती थी? क्या उसमें डिसिप्लिन नहीं था? ये सोचने वाली बात है। जब हमारे समय में मोबाइल फोन नहीं थे तो उसमें क्या हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे? ज्ञानी नहीं होते थे? पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे? तो क्या ऐसी डिपेंडेंस मोबाइल पे क्यों आ गई स्कूल कॉलेज की? तो जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है मूलभूत ना, रिलेशन बेस्ड, ये चीजें रिलेशन खराब कर रही हैं। इसलिए मैं इस पर फोकस किया हूँ कि जो अनुशासन का ना होना ये रिलेशन खराब कर रही हैं, और संस्कार का ना होना भी रिलेशन खराब कर रही हैं। और ये दोनों चीज मोबाइल खा रहा है, और ये जो कानून बना है दंड न देने वाला। कानून वाले बात पे मैं जी। बोल रहा था कि यहाँ पे क्या होता है, टीचर कभी कभी घर से फ्रस्ट्रेट होकर आता है। जी जो टीचर वाकई में टीचर नहीं है, जिनको गलती से एक सरकारी जॉब मिल गई या एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब मिल गई, या आंगनबाड़ी या प्राइमरी टाइप के स्कूल्स में ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं जहाँ पे बच्चों के पीठ पे बुरे तरीके हाँ होता है ऐसा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, राइट नहीं है किसी को, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक दंडित कर, हाँ, दंड देना अलग है और प्रताड़ना अलग चीज है। प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। दंड देना हाँ, तो उसकी एक गाइडलाइंस बननी चाहिए। हाँ, उसकी गाइडलाइन बननी चाहिए। सुनिश्चित ये होना चाहिए कि हाँ, आप इस तरीके से आप मुर्गा बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, जी बट हम लोग तो मुर्गा बने हैं। हाँ, भाई देखिए, मुर्गा बनाना, क्लास में खड़ा कर देना, उसमें खड़ा कर देना कोई प्रताड़ना नहीं है, प्रताड़ना। लेकिन आपने अगर धूप में खड़ा कर दिया तो प्रताड़ना हो गई। तो इस तरह से उसकी गाइडलाइन बननी चाहिए कि आप कितना दंड दे सकते हैं, किस तरह का दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड जरूरी है मेरे समझ से। पता नहीं, हाँ बहुत से लोग हमारी बातों से असहमत हों, लेकिन इस दंड का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप किसी को मारे हमारे पौराणिक या को टॉर्चर करें। जी अगर उस पे ये लॉ है तो मैं 100% उसको एग्री करता हूँ। हाँ, कुछ चीजों पे जैसे सर ने अभी कहा कि ये जो एक सिर्फ स्केल रखना, जी, वो एक बांस की फटकी छड़ी रख देना, उसका उसकी प्रेजेंस ही अनुशासित कर देती है। होता था कि कहीं कुछ किया ना तो सर आज तो लगा, एक खौफ बना रहता था। और कई बार टीचर ऐसे करते थे और इंसान ऐसे डर जाता था कि पढ़ गई। भाई सरकार कोई गाइडलाइन बना दे, आप कितना दंड दे सकते हैं, किस हद तक दंड दे सकते हैं, उसके ऊपर कोई जाता है तो भाई उस पर केस बने, भाई उसको हाँ उसको फिर दंडित किया जाए। लेकिन से बात किया तो उन्होंने बताया कि जब इस परिस्थिति में जैसे लड़के नहीं, अब मैंने भी ये सवाल एक पॉडकास्ट पे किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी जो जैसे अगर उनके बच्चे नहीं मानते तो वो लोग सीधे बुलाते हैं माँ बाप को जी, माँ बाप को बुला के उनसे लिखवाया जाता है कि अगर आपका बच्चा कहीं कुछ ऐसी चीजें करता है तो हम पूर्ण तरह से स्वतंत्र हैं उसको दंड देने में। दंड नहीं सर, बिल्कुल रिजेक्ट, मतलब इन्वेस्टिगेट कर देंगे अपने कॉलेज। देखिए ये सोल्यूशन नहीं है, ये वो अपने बचाव के लिए, कानूनी रूप से अपने बचाव के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये इससे बच्चा बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। लेकिन आपको सोल्यूशन खोजना है ना। सोल्यूशन में क्या है, गाइडलाइंस होनी चाहिए सरकार की तरफ से। एक चीज और जो हमारे धर्म संस्कृति की चीजें उसे आप जरूर रखें। जैसे आज ये बहुत जरूरी है। आज हम अपने नींव को, आज का जो भविष्य, जो हमारा यूथ है, आज हमारे जो भी हमारे आने वाले, वही मैंने संस्कार की बात की, वही धर्म संस्कृति से ही संस्कार आएगा। वो संस्कार विलुप्त हो रहा है स्कूल कॉलेजों में। जब हमारे संस्कृति की बातें उनके जहन में बचपन में जब जाएंगी तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से दूर नहीं जाएगा जी। और ये नहीं होने का सिर्फ रीजन इतना ही है कि उनको अपना इतिहास नहीं पता, या उनको अपनी नींव नहीं पता कि हमारे धर्म संस्कार है क्या। क्यों हम कहते हैं कि अगर कोई पैर छूता है किसी का, या आज हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग
ये इस बातों से स्टार्ट करते हैं, बट हमारे यहाँ तो यही था कि प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता जी, ठीक है, नमस्कार। और इन सब चीजों से ये होता है कि आपकी संस्कार पता चलते हैं, कि आपका बैकग्राउंड पता चलता है कि आप कैसे हैं, आपको झुकना आता है क्या। अगर आप किसी विशेष व्यक्ति या आप अपने माँ बाप या आप अपने वरिष्ठ लोगों के सामने झुकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब है कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आजकल लोग तो पाँव घुटने को छू लेते हैं, थाली को छू लेते हैं और बोलते प्रणाम। या लोग आजकल ऐसे भी करने लगे। तो अपनी संस्कृति है, जितना हम दिखाएंगे आने वाले समय में, अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सब आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ था। संस्कार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने नाबालिग बच्चों को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों, कॉलेज तो नहीं स्कूल की बात कर रहे हैं हम, स्कूल के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल के गेट के बाहर आते ही टीचर को गालियां देने लगते हैं, टीचर को गाली देने लगते हैं, सोटा फूकने लगते हैं। हाँ, और हर स्कूल बहुत सारी बुरी बातें हो जाती हैं उन लोगों में। तो इसलिए हम स्कूल हो जहाँ पे चाय की टपरी ना हो, जहाँ पे लड़के चाय सिगरेट नहीं पीते, जी, देखिए किसी भी चीज के लिए, और अब वो अपना अधिकार समझने लगे हैं, इसलिए कि उनके ऊपर स्वतंत्रता आ गई। लेकिन आपको जैसे एक लॉ बनता है, आप अगर गवर्नमेंट जिस चीज को कहती है गलत है, किसी भी चीज को कहती है, तो आपको स्टूडेंट के ऊपर ये बिल्कुल वो करना चाहिए कि 18 साल के पहले के लड़के, 21 साल के लड़के जो एक वयस्क होता है, आप कोई नशा ना करें। अगर नशा करते हुए पाए गए तो उसको दंडित कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है सर? होना चाहिए। देखिए कानून बन सकता है, अगर ये हो सकता है तो हो सकता है। देखिए जब कानून बन सकता है कि आप दंडित नहीं कर सकते, तो ये भी कानून बन सकता है कि आप गलत काम नहीं कर सकते। बच्चों पर भी एक कानून लागू हो सकता है कि भाई तुम सिगरेट नहीं पी सकते, नशा नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, गाली गलौज मारपीट नहीं कर सकते। 21 साल तक कुछ नियम होता है ना कि आप 21 साल तक वयस्क नहीं है। हमारे अभी जो नहीं, हमारे देश में तो 18 साल तक वयस्क नहीं है, उसके बाद 18 के बाद वयस्क हो जाते हैं। कहता हूँ 18 साल तक भी अगर आप किसी बच्चे को रोक दें गलत संगति में जाने से, गलत चीजें करने से, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा जिसका मन होगा वो करे, लेकिन एक डर, एक फियर तो होगा। एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं उसको, अगर दुकान वाला है उसको मना कर दे बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी या कोई चीज है, या मैं उससे कह दे कि मैं आपको सिगरेट नहीं दूंगा, आपकी एथोराइज नहीं है, मैं आपको गुटखा नहीं दूंगा, मैं इस एज, आपकी एज क्या है, अगर ऐसा होने लगे तो मुझे लगता है वो लत लगेगी नहीं जो आज की जनरेशन को लगी हुई है। अगर आप सिर्फ इतनी सी चीजें कर दें कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं सर, और जो आपको चाहिए वो पाए सर, होना चाहिए सर, होना चाहिए। अगर ऐसा हो, जब एक नाबालिग बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता, वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, ये राइट क्यों, तो हाँ, तो ये राइट क्यों दे रहे कि सिगरेट खरीद ले, गुटखा खरीद ले, या वाइन खरीद ले, या वाइन ले ले, या दारू, कुछ नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। जब हो गई, कभी सरकार जागरूक होगी तो बनेगा। शराब के ऊपर शायद ये चीज, शराब के ऊपर है, लेकिन अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो आपको है नियम है, नहीं मिलेगा, शायद है ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली जाके देखिए तो खरीद लेते हैं बच्चे, खरीद लेते हैं, और मिलता भी है। ठीक, मैं शायद देखा गया ऐसे जी। ये शायद ये हुआ था क्योंकि पब क्लब में भी होता है जी। अगर कुछ पब क्लब ऐसे होते हैं जहाँ पे 18 ईयर्स ओल्ड नहीं है, आपको बाकी चीजें सर्व नहीं की जाएगी, आपको ड्रिंक सर्व नहीं किया जाएगा जी। ऐसी भी चीजें, और ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन लोग अप्लाई करें तो लॉ तो है। खैर ये तो कुछ केसेस में है, हर जगह समाज में ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाज में हर जगह व्याप्त है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, हर जगह पब नहीं, हर जगह बच्चे पब में नहीं जाते हैं। बम्बई दिल्ली में बड़े शहरों में ऐसा होता है, लेकिन हम छोटे शहरों की बात करें तो छोटे शहरों में इतने पब नहीं है, नाइट डांस बार नहीं है, नाइट क्लब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है, संस्कार नहीं है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। वो सब संस्कार सीखना चाहिए बच्चों को, उसके लिए कानून बनना चाहिए, उसके लिए कुछ पाबंदियां माँ बाप को भी लगानी चाहिए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो बच्चे स्कूल से बदतमीजी सीख के आते हैं उसको अप्लाई करते हैं घर में। तो स्कूल से सीख के आए, अब घर में वो अपने घर में माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनको गालियां देंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे,
गलत बातें करेंगे, तो ये सब स्कूल से जनरेट होकर घर में आ रहा है। तो घर में जो रिलेशन खराब हो रही है, घर में रिलेशन खराब हो रहा है, तो उसके लिए हमको कोई समुचित व्यवस्था इसमें करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा इसको कैसे करें हम। सबसे बड़ी चीज, अगर यदि आप लोग अपने बच्चों के बारे में खुद नहीं सोचेंगे, एक माँ बाप, बाद में सारी की सारी जो भी संसाधन वाली चीज, या आप टीचर या कोई भी, पहले माँ बाप। अगर आप अपने बच्चों को केयर नहीं करोगे, आपका बच्चा ही आपको एक दिन छोड़ेगा या कुछ ऐसे गलत संगति में जाएगा जिससे आपको रिग्रेट होगा कि यार ये क्या हो गया। तब आप कहोगे कि मेरे नाक कट गया। और अब एक बात है, जिस आप बता दें, एक बात मैंने देखा है, ऐसा केस देखा है, बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, और उस गलत काम के लिए जब बाप ने रोका तो बच्चे ने बाप से बोला कि तुमने भी तो यही किया है, मुझे क्यों रोक रहे हो, तुमने भी यही किया है क्योंकि मैंने देखा है। तो आप सोचिए, ये स्थिति आ गई है समाज में कि बच्चे माँ बाप की गलत हरकतें देख रहे हैं और फिर वो वही बड़े होकर के वही हरकत कर रहे हैं। फिर माँ बाप की मुंह नहीं है कि उनको रोकें। बच्चा सीधा जवाब दे रहा है कि आपने किया है तो मैंने भी किया है, क्या हर्ज है। ये इतनी मतलब ओपननेस समाज में आ गई है। कुछ चीजें जो ढकी छुपी रहती थी वो ढकी छुपी नहीं है, बहुत ज्यादा ओपन हो गया है समाज हमारा, और उसका परिणाम बाद में देखने को मिलता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि आपकी आप नैरो माइंडेड थिंकिंग, आपकी नैरो है, आप नैरो माइंडेड हो, आप ये हो, ठीक है जी। कहने का मतलब है कि इतना भी ओपन नहीं होना कि सब कुछ खुल जाए जी, और देखने में भद्दा लगे। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक संस्कार था जहाँ पे घूंघट में रहना एक आदत थी, और हमारी बहनें हमेशा दुपट्टा लेके चलती थी। आज के जमाने में आप देखो सर, दुपट्टा कहाँ कहीं दिख रहा है क्या? अब बच्चों को अरे अब किसी बच्चे को साड़ी का आंचल नहीं दिखता है, साड़ी का आंचल नहीं मिलता है, दुपट्टा कहाँ से मिलेगा उनको, बहनों को कुछ तो नहीं। ये होता था कि अगर लड़की हमारे घर में खड़ी है जी, ये बोला जाता था दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा जी, स्ट्रिक्ट वे में बोला जाता था, वेयर इज योर दुपट्टा, दुपट्टा लो, कायदे से खड़ी रहो, ऐसे मत झुको, ये मत करो। आज यार ही नहीं है, क्यों नहीं है? अरे जो आप दोगे, हम लोगों ने डिसिप्लिन के लिए ही अपने माता पिता से इतना मार खाया है बचपन में। बहुत सारी ऐसी हमें शायद बहुत कुछ भला बोलने वाली है, ये हमें जो ज्ञान दे रहे हो फैशन, हमारे फैशन के ऊपर, ये दुपट्टा ले हम नहीं, आप मत लीजिए। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि कपड़े, आज कपड़े बहुत छोटे हो गए और लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे कपड़े पे कमेंट, लड़के हमारे कपड़े पे कमेंट क्यों करते हैं? जी, हम आपके कपड़ों पे नहीं, आपके उन चीजों पे कमेंट होता है जो जहां तक दिखे, जहां तक अच्छा लगे वहां तक दिखना चाहिए जी। और जहां से देखने के बाद आपके मन में कुछ विचार आ जाए, कुछ गंदगी आ जाए। कहते हैं ना कि जो दिखता है उसी हिसाब से अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आप किसी बगिया में चले जाएं, हरियाली में चले जाएं, तो आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। अरे वाह, क्या अच्छा। वो तो जैसा दृश्य होगा वैसा मन बनेगा, सीधी सी बात है। तो जो आप देखेंगे वैसा मन बनेगा। और अगर आप कहीं ऐसी गंदी जगह चले जाएं कि जहाँ पे कीचड़ पड़ा हो या ऐसा, तो आपका मन ऐसा हो जाएगा, कहाँ गए? तो सेम चीज है। जब ये तो कहा गया, रस, गंध, दृश्य, स्पर्श, ये सब चीजें जो मन को हमारे बदलती रहती हैं। जैसा रस रहेगा, जैसा गंध रहेगा, जैसा दृश्य रहेगा, जैसा स्पर्श रहेगा, वैसा ही मन बनेगा। तो और इसी बात को कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम चाहे जैसा भी पहने, तुम्हें क्या। इस तरह की बंदिशें इसीलिए बनाई गई थी कि आदमी का मन न भटके। तुम्हें क्या, अब वो तुम्हें क्या में आप, चलिए मैं ये कहता हूँ कि जिसकी सोच अच्छी होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इंडस्ट्री में काम किया, मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे सामने किस तरीके से कौन क्या मतलब जैसे भी है, वो हमारा काम था। लेकिन हर किसी के मन पे अपना काबू नहीं होता। कुछ जो अभी नए कहते हैं ना, देखिए आप बहुत मैच्योर हैं, हम बहुत मैच्योर हैं। हम कैसा भी दृश्य दिखेगा हम समझ जाते हैं कि हमको मन नहीं भटकाना है। लेकिन जो टीनेज का बच्चा है
वो कहाँ से वो नहीं समझ सकता कि क्या सही क्या गलत है, क्या है, जैसा उसको दृश्य दिखेगा वैसा मन भटकेगा। हार्मोन्स ही वैसे वर्क करते हैं, क्योंकि वो जो चेंजेस है आफ्टर 16-17 ईयर, उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, चाहे लड़की के हों चाहे लड़के के हों। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, आपके माइंड थॉट स्विंग होते हैं, चीजें होती हैं। आप सही गलत उस समय यही कहते हैं ना कि यही एक स्टेज है जहां आप संभल गए तो आप संभल गए। ये 15, 16, 17, 18 साल की एज को लोग कहते हैं ना कि थोड़ा संभल के, ये अगर आपका एज संभल गया, जिसमें आपने मन लगा दिया, चाहे वो जो भी कार्य हो, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और वहीं आप विचलित हो गए या इन सब चीजों में पड़ गए तो एजुकेशन से भी जाएंगे और फिर वही संगति, बाद में आप बोलोगे कि जॉब नहीं मिल रहा और बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमें जब अपने अंदर कमी नहीं देखना होता तो हम सारी कमियां सामने वाले में बता देते हैं। हम कोई यहाँ बातें करते हैं तो समाज को देख के, अपने अंदर की चीजों को देख के, हमने जो अप्लाई किया वही चीज हम चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हमारा समाज बेहतर बनेगा और बेहतरीन बनेगा। तो सर आगे एक मतलब हमारा जो एक विषय है कि हम और क्या हो सकता है, तो इस विषय के तहत अब हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम क्या निदान पा सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रिलेशन खराब ना हो घरों में। हमें क्या करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। कुछ टिप्स आप हमारे दर्शकों को दें ताकि जो रिलेशन में और क्या हो सकता है, ऐसे कुछ टिप्स जो आपके टिप्स नहीं तो मतलब हमारे पौराणिक पुस्तकों में, रामायण में, गीता में, महाभारत में हर जगह बताया गया है कि आपको घर में अपने सगे संबंधियों से किस तरह से व्यवहार करना है। नहीं सर, आजकल का जो ये ट्रेंड और आजकल के जो माहौल है, ट्रेंड है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, घरों में ईगो क्लैश होता है, इसलिए झगड़े होते हैं, इसलिए लड़ाई होते हैं। ईगो को कम करें, अपने ईगो न दिखाएं अपने घर वालों के प्रति, अपने पेशेंस को बढ़ाएं, ईगो ना दिखाएं अपने घर वालों के प्रति जी, अपने सगे संबंधियों, खाली घर वाले नहीं, बाहर भी भीतर भी। हम सड़क पे चलते हैं, किसी की बाइक मेरे बाइक से टच हो जाती है, हम तुरंत लड़ पड़ते हैं, रोड रेस जिसे बोलते हैं, तुरंत लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईगो है हमारा भी तुम्हारा भी, तुम क्यों टच किए हमको। चाचा विधायक जी और हमारे पापा ये हैं, तो क्यों सुने या क्यों। एक सॉरी से भी चीजें हो सकती है, या आप कह दो या वो कह दें, तो और होता भी है। सबसे बड़ा सलूशन है क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, बस सारी समस्या का जड़ यहीं समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छे मुंह तो सॉरी बोलिए, सॉरी बोल दीजिए, बोलना है तो और माफ कर दीजिए। इससे अच्छा कोई सलूशन नहीं है। आप एक बार ये बोला ना जी, 101% सामने वाला रिएक्ट नहीं करता। ये जी जी, तो ठीक है सॉरी। जब आपका ईगो जागे, ईगो को बस तुरंत छोड़ करके सॉरी, बस वहीं पर। जब आप कहते हैं अरे तू रुक, तो अगला भी बोलता है अरे रुक, तो फिर रुक में ना चीजें खराब हो जाती हैं। फिर आपका जो समय है, जब आप कहीं जा रहे हो, आप सोचो आप उस टाइम पे नहीं पहुंचोगे, आप 10 मिनट आधे घंटे हो सकता है आप मार झगड़े कर लो, जो भी मतलब है होता है, फाइट कर लो, खूनी कर लो, जो भी है। इससे बेटर है ना एक शब्द में, एक ही मुस्कान में आप ये जब कर सकते हो, आप विद इन सेकेंड वहां से निकल सकते हो, तो क्यों करें वो। अच्छा अभिषेक जी, एक सलूशन और मैं बताता हूँ आपको। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स, जिसको नागरिक शास्त्र बोलते थे, पॉलिटिकल साइंस अब हो गया है वो। तो उसमें हम लोग को पढ़ाया जाता था हमारे प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, हमारे राज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, तो मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। तो ये सिर्फ इन बड़े बड़े पदों पर आसीन लोगों के लिए नहीं है। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, घर का, हर सिटीजन इंडिया का, हमारे देश का, सबके प्रति कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं। सबके पास कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं। तो आजकल एक विडंबना ये क्या हो गया, हम सब लोग अपने अधिकार को याद रखते हैं कि हमारे क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं।
अधिकार उन्हें याद है, अधिकार सबको याद रहता है कि मेरी ये अधिकार है। अगर हम घर में भी तो मेरे माँ पर मेरा क्या अधिकार है, मेरे बाप से मेरा क्या अधिकार है, मेरे भाई बहन पर मेरा क्या अधिकार है, ये सबको याद रहता है। लेकिन मेरे माँ बाप के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे भाई बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, वो नहीं याद रहता। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसी तरह हमारा भी कुछ, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे आस पड़ोस के प्रति मेरे कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को अगर हम याद रखेंगे तो क्लैश की सिचुएशन आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, क्लैश हो ही नहीं सकता। बहुत 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 अच्छी बात सर, इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात है जी। तो उन कर्तव्यों को हमारा, और कर्तव्य क्या मतलब, जिम्मेदारी। तो हमारे पिता माता के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, उसको हम निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी बहन के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, हमारे बड़े भाई या छोटे भाई के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पारिवारिक नहीं, हमारे पड़ोसी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, परिवार से बढ़ के पड़ोस में गया, पड़ोस से बढ़ के हमारे मोहल्ले के, हमारे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे जो गांव है, हमारे गांव के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो शहर है, हमारे शहर के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। और उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम चले जाएंगे पूरे देश पर, हमारे देश के, हमारा जो राष्ट्र है, हमारे देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसे याद रखना है। देखिए, हम लोग इस देश की इकाई हैं, इस इकाई से को जुड़ करके एक परिवार बनता है, और परिवार से भी एक इकाई है, परिवार जुड़ करके समाज बनता है, समाज जुड़ करके एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ला जुड़ करके एक शहर बनता है, और शहर जुड़ करके एक देश बनता है। तो हम उसकी एक इकाई हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारी जब पूरी नहीं होगी तो बाकी लोगों की कैसे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हमको अपना अधिकार याद रहता है कि हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हमको आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस, और हमको ये भी मिलना चाहिए। लेकिन हमको इन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए वो याद नहीं रहता, हम वो करते नहीं हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है इससे, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, हमको याद रखना है। जिंदगी सिर्फ सबके प्रति घर के अंदर नहीं है, ठीक है, और ना ही अपने परिवार में है। पहले आप अपनी जिम्मेवारियां, अपने परिवार की जिम्मेवारियां, सबसे पहले अपने माँ बाप की जिम्मेवारियां, जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा करें, और उसके बाद में फिर अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, और घर के बाद में अपने और एक आपके आस पड़ोस में। एक सुख की बात यह है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं तो नतीजा ये होता है कि आपको अधिकार भी मिल जाता है, अपना अधिकार जताने का, और अपने अधिकार का आप पूरा इंटरटेन कर सकते हैं, पूरा अधिकार लेकर के आपको मिल जाता है। चीज और भी है कि आपको जो मान सम्मान की हम बात करते हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो तभी मिलता है जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियों पे खरे उतरेंगे, उस दिन हमें मान और सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसे यदि हम सोच लें कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा, अरे वो हमें पूछ नहीं रहा, क्यों पूछेगा भाई जब आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है। अगर आज हम किसी सरकार की बात करते हैं तो हमें पता है अगर वो नहीं कुछ किया तो हम उसको अगली बार लेके नहीं आने वाले, हम सपोर्ट नहीं करते, या हम उसको जिस तरीके से, जिस बिहार से बात करते हैं, हम आपस में गणना कर लेते हैं कि यार इनको ही सपोर्ट करना है या नहीं करना है। क्यों? जब हम सरकार के प्रति ये बातें कर सकते हैं खुलेआम, तो आप अपने घर परिवार और अपने सोसाइटी के प्रति ये बातें क्यों नहीं कर सकते? एक सोसाइटी का मेंबर, सबसे एक छोटी सी सर, एक जो मोस्टली एक छोटे से इलेक्शन की बात करते हैं, जब हमारे वार्ड मेंबर का इलेक्शन होता है तो आप देखेंगे वो बंदा कुछ नहीं करता, मोस्टली देखा गया वो बंदा कुछ नहीं करता है। 1 महीने पहले वो झंडा उठाना स्टार्ट करेगा, पर्चे फाड़ने स्टार्ट करेंगे, और मोहल्ले में बदतमीजियों के साथ घूमने 4 लोगों को लेके, और वो कहते हैं कि हम आपका गली मोहल्ला साफ करेंगे जी। चलिए, आपने किसी तरीके से उनको बना दिया, गली मोहल्ला साफ करने का अधिकार दे दिया, वो अधिकारी बन गए, वार्ड मेंबर बन गए, और चौड़े में घूम रहे हैं एक जर्सी पहन के, एक पेन लगा के, जिसको पता नहीं लिखना और जो भी हो, पढ़ना आता है नहीं आता है। तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? आप तो वहीं से कहीं ना कहीं ये कहते हैं हमारे पड़ोसी इनको बना दो, या हमारे चाचा इनको वोट दे दो, इनको जितवाना है, इन पे फर्जी वोट लगाना है। ये जो न्यू खराब करते हैं ना हम,
जी ये वहीं से हो जाता है वार्ड मेंबर के, जो हम बातें करें प्रधानी से कि हमारे अपने, अरे अपने तो तभी होंगे जब वो आपका अपना जैसा बिहेव करेगा। यदि वो आपके लिए कार्य करे, आपके समाज के लिए कार्य करे, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए कार्य करे। हमारे अपने हैं तो सर आप हमारा काम तो कर ही देंगे, तो आगे के बाकी के 10 लोग तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन सरकार और इन सब बातों को भी समझ जाएंगे। तो कुछ भी आलोचना करना, किसी के प्रति कुछ बोल देना, ये गलत चीज है। पहले हम सुधरेंगे। एक नारा हमारे देश का बहुत प्यारा है, हम सुधरेंगे, और बोलते ना सर जी, हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, देश सुधरेगा। हम बिगड़ेंगे, देश बिगड़ेगा। तो ये नारा जो है वो इसलिए है कि हम अपने आप से स्टार्ट करें। हम मतलब मैं अपने से, आप अपने से, और हम इसलिए हम बात करते हैं। हमारे यहाँ मैं और तू नहीं होता, हमारे यहाँ हम होता है। हम मतलब एक परिवार, हम तो हमसे ही बात करते हैं सर। हमारे यहाँ तो यही होता है। हमने कभी नहीं सुना अपने यहाँ की मेरा या तुम्हारा, हमारे यहाँ हम होता है, अभी लोग बोलते हैं। तो ये मुद्दा जो अभी सर ने आप लोगों को बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखना होगा, जरूर सीखना होगा। अब एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको, ये है पेशेंस एंड टॉलरेंस। ये पेशेंस एंड टॉलरेंस, संयम और टॉलरेंस का हिंदी शब्द जो होगा वही मतलब आप उसको टॉलरेट करते हैं जिसको, तो सहिष्णुता, टॉलरेंस बहुत सही बोला आपने। सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब उसको छोड़ दो या उसको बर्दाश्त थोड़ा सा कर लो। पेशेंस तो इतना होना चाहिए, संयम इतना होना चाहिए कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप चुपचाप उसको अवॉइड करिए। मतलब कोई बुरा भी कर रहा है तो उस पर आप रिएक्ट मत करिए। इतना पेशेंस रखिए अपने अंदर कि आप, हो सकता है उसका कोई मनस्थिति खराब है, उसकी मूड खराब है, या किसी प्रभाव में आकर के उसने आपके साथ व्यवहार थोड़ा खराब कर दिया, तो उसको थोड़ा जज करिए कुछ दिन तक, कुछ समय तक, और उसको आप तुरंत पेशेंसली उसको उस पर रिएक्ट मत करिए। और टॉलरेंस मतलब उसी को आप बर्दाश्त करिए उसको। जब बर्दाश्त करेंगे आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद पता चलेगा कि वो आदमी को एहसास हो गया, उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि उसने गलत किया, खुद आके आपसे क्षमा मांगेगा, खुद उस बात को सॉरी फील करेगा, और जो एक बहुत बड़ा झगड़ा होने की चांसेस थी वो टल जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा जो संबंधों में दरार आने वाली बात होती है वो टल जाती है पेशेंस और टॉलरेंस होने से। कहने का मतलब है कि पहले आप बातों से सुलझाने की कोशिश करें और बातों को समझने की कोशिश करें। इस कोशिश से ये होगा कि आपका जो एक टेम्पर या आप जो एक गुस्से में कोई भी एक अटेम्प्ट, या आजकल कोर्ट में इतने मामले हैं अनसुलझे मामले, बस थोड़े से गुस्से के लिए आप किसी भी कैदी से जाके पूछो, वो आज की डेट में इतना ज्यादा वो होता है कि वो शायद उस दिन मुझे गुस्सा ना आया होता। आप कभी तिहाड़ विजिट कीजिए, और शायद हमने किया है, बहुत पछताते हैं ऐसे कैदियों से। मेरी भी मुलाकात हुई है, बहुत पछतावा है उनके मन में, बहुत पछतावा है, और लोग बोलते हैं बहुत पछताते हैं लोग, शायद उस दिन मुझे गुस्सा नहीं आता, शायद मैं ये नहीं करता। वो एक गुस्से ने सारी जिंदगी बदल दी उनकी, आपको जिंदगी नर्क बना दी, कहाँ डाल दिया, क्या जिंदगी दे दी। जिस आजादी के लिए, जिस चौड़े के लिए आप वो कार्य कर रहे थे, वो चौड़ापन तो गया और वो आजादी आपसे छीन गई। आपके माँ बाप जो आपके भरोसे थे, आपकी पत्नी आपके भरोसे थे, आपके बच्चे आपके भरोसे थे, आप उनको प्रेम से एक नजर देखने के लिए महीनों में कभी एक वो मिलता है सर वहाँ पे आपको, और क्या टाइमिंग होती है, मुश्किल से 2 4 5 मिनट 10 मिनट देख लो आप, बस नर्क की जिंदगी साहब। और इसलिए कहा जाता है कि ऐसी चीजों से आप बचें। जेल के अंदर कैदियों से मेरी मुलाकात हुई है, मैं गया हूँ, 2-3 बार मौका मिला मुझे जाने का, कि कोई परिचित था जेल में, उनसे मिलने के लिए गया था। और उन कैदियों की हालत देख करके ज़्यादातर तो इस बात से रो रहे थे कि मैंने ऐसा किया क्यों, ऐसा गलत काम क्यों किया जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। और वो जो कार्य उन्होंने किया था वो नहीं करते तो भी
सलूशन मिल जाता उनको, लेकिन वो एग्रेसिव होकर के वो गलत स्टेप उठा लिया और वो पछताना पड़ा। तो इसलिए संयम और सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी स्टेप है। और एक स्टेप और है जिसका हम लोग ने जिक्र थोड़ी देर पहले किया था कि क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। अगर हो गई गलती कहीं से भी, हाँ कहीं से कोई गलती हो गई, आपको लगे किसी ने गलत किया आपके साथ, उसको माफ कर दीजिए। आपको महसूस हो कि हमने किसी के साथ गलत किया तो जाके क्षमा मांग लीजिए। इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे अच्छी। मतलब ये संबंधों को बहुत प्रगाढ़ बनाती है, प्रेम को बढ़ा देती है। और रिश्तों में खास तौर से यदि आप देखेंगे, कभी कभी होता है कि आपके जो भी रिलेशन में होता है, कुछ लोग ऐसे अशब्द या बातों का प्रयोग कर देते हैं, आपको टोंट मार देते हैं, तो आप रियलाइज कराने पे ना जाओ, आप बातों को बिगाड़ो मत। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाद हो जाते हैं, उन विवाद पे मत जाइए। एक साथ एक भगवान ने दो कान इसलिए दिए कि एक कान से सुनी, जो अच्छा उसे रखो वरना दूसरे कान से निकाल दो। तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ इम्पैक्ट और हमारी लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं होता। और हम अपने अभी कहा ना, हम सुधरेंगे, जो हम करेंगे हमारे बच्चे भी वही करेंगे, हमारी फैमिली भी वैसी होगी। हम अपनी फैमिली को क्यों बुरा बनाएं? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मान लीजिए किसी ने बुरा किया, आप क्षमा नहीं करना चाहते उसको, आपने रिएक्शन कर दिया उस पर, कुछ न कुछ उसका नुकसान कर दिया, उसका बिगाड़ दिया, कुछ कर दिया, आपने क्या अचीव कर लिया उससे? आपको क्या मिल गया? उसका नुकसान करके आपको क्या मिल गया, ये बताइए। और एक चीज और भी ऐसा, नुकसान करने के बाद कभी कभी व्यक्ति बाद में रिग्रेट करता है कि ऐसा हमने क्यों कर दिया, ये मैंने उसके लिए, अरे ठीक है उसने किया था, शायद मैं उस वक्त मैं नहीं करता। वो रिग्रेट करता है बाद में कि अरे इसको, जैसे सपोज कभी कभी होता है कि रिक्शे वाले को या ऑटो वाले को लोग मार देते हैं, अरे चलिए क्या करेगा, ठीक है। लेकिन तो कोई भी व्यक्ति अब जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, आपने उसका नुकसान कर दिया, कुछ बाद में आपको समझ में नहीं आया, खुद सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, और फिर वो पछतावा, उसकी तो भरपाई हो नहीं सकती, वो जो रिवर्स नहीं हो सकता, जो एक्शन जो हो गया वो तो रिवर्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। बोलते हैं कि अपने शब्दों को और अपने रिलेशन में भी, खास तौर से रिश्तों में भी, अपने शब्दों को आप सही रखें, क्योंकि होता अक्सर गर्मा गर्मी में ये है कि आदमी एक दूसरे की खाल उतारने लगता है जुबान से। तब क्या ऐसी बातें होती हैं, और ये दोनों पक्ष से जब होती हैं चीजें, अगर एक पक्ष से हो रहा है तो आप सिर्फ सॉरी बोल के आप हट जाओ, एक सॉरी तो बोलो, राइट टू बी की एक सॉरी आप बोलो। कोई भी पति कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पत्नी कितनी भी गुस्सा क्यों ना, ईगो पे ना लेके आप सिर्फ बोल दो कि हाँ ये हम मानते हैं, हमसे हो गया, इट्स ओके, लेट इट बी, अब हम इस बात को खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, चलो फिर एक शुरुआत करते हैं। इतना ही तो बोलना है, काहे को ईगो, किस बात। अगर मान लीजिए आपने सॉरी नहीं बोला, आपने किसी के साथ गलत किया और बाद में सॉरी भी फील नहीं किया, सॉरी भी नहीं बोला, पूरी चांसेस है आगामी समय में वो आपका कुछ नुकसान करेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। भविष्य में जिस आदमी को आपने दुख पहुंचाया है, तकलीफ दी है, या जिसका नुकसान किया है, और आपने सॉरी भी नहीं बोला, उससे क्षमा भी नहीं मांगी, भविष्य में आपका कभी भी उसको मौका मिलेगा, आपका नुकसान कर सकता है, तो उसको झेलने के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी चांसेस है, इससे बढ़िया बात वहीं खत्म कर दीजिए, सॉरी बोल करके चांसेस जीरो हो जाते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हम उपाय बता रहे हैं। अगर माइंड में स्ट्रेस है, टेंशन है, परेशानियां कुछ है, तो आप मेडिटेशन जरूर करें, ये आपको बहुत रिलीफ देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, और बड़े बड़े स्ट्रेस से आपको निजात मिल जाती है, बड़े बड़े मेंटल टेंशन से। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन बहुत तरीके से होती है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग ध्यान लगाना थोड़ी देर कर पा रहे हैं, वो ध्यान से भी होता है, और या आप ये किसी भी एक ऐसे कार्य से होगा जहाँ पे आपको पीस मिलता है। और बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं, आप कोई भी एक उठा लें मेडिटेशन आपको ध्यान लगाना, ध्यान लगाएं, सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें, डेली 10 मिनट करें। लेकिन आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए
व्यायाम करना चाहिए, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। यदि आपको लगता है कि आपको सुबह घूमना टहलना चाहिए, ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए जहाँ से आपको खुशी, आपके माइंड में पीस, आपको शांति का अनुभव हो रहा है, या आपके अंदर एक एनर्जी, मेडिटेशन जस्ट हम जब एनर्जी गेन करते हैं तो ताकि हमारी बॉडी वापस से रीजनरेट। अच्छा, मेडिटेशन किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन की शुरुआत कैसे होती है, आप बिल्कुल शांत चित्त अकेले एकदम शांत कमरे में बैठ जाएं और अपने बारे में सोचें, बस। यही मेडिटेशन, शुरुआत मेडिटेशन की ऐसे ही होती है कि शांत चित्त। आपको मेडिटेशन का प्रोसेस नहीं मालूम, उसका कोई टेक्निक नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चुपचाप बैठ जाए शांति से, पालथी मार के बैठ जाएं या कुर्सी पे बैठ जाएं या बिस्तर पे बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, और कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आवाज़ ना हो, एकदम शांत हो, आप अकेले हो, और आप खाली 5 मिनट या 10 मिनट अपने बारे में, आज की जो दिनचर्या रही उसी के बारे में सोचें। आपने क्या सही किया, क्या क्या, बस वो सोचिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। वही और ऐसा सोचते सोचते एक दिन आएगा आपका सोचना भी बंद हो जाएगा, ध्यान में आप चले जाएंगे। ये आपको जितने लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया भर की सबसे रिलीफ मिलेगा आपको। ये सारे सॉल्यूशंस थे हमारे इस तरीके की चीजों के लिए। और हम अब जो कि अभी हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले बोला था कि सर एक हीलर है,